हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एचएम लर्निंग्स। इस वीडियो में हम कार्डिक मसल और कार्डिक मसल की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो सीरीज है हमारी कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी, मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस सीरीज को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में शूट करूंगी। मुझे कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि आप अपनी वीडियोस को हिंदी में भी बनाइए, तो इसलिए कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस यूनिट को हिंदी में भी शूट करूंगी। कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी की सीरीज में ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस बना चुकी हूँ जो आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देगी हार्ट के बारे में। तो आप उन 2 वीडियोस को देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मिल जाएगा। अगर आपने एचएम लर्निंग्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमें पता है कि जो हार्ट है वो कार्डिक मसल से बना हुआ होता है। ओके, और कितनी कार्डिक मसल से? मिलियंस ऑफ कार्डिक मसल से मिलकर हार्ट बना हुआ होता है। ओके, कार्डिक मसल जो है 3 तरीके की मसल हमारी बॉडी में मिलती हैं, स्केलेटन मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डिक मसल। तो कार्डिक मसल उसमें से एक टाइप है और कार्डिक मसल कुछ सिमिलैरिटीज मतलब कुछ फीचर्स जो हैं कार्डिक मसल के वो सेम होते हैं, मैच करते हैं स्केलेटन मसल से, और कुछ फीचर्स जो होते हैं वो स्मूथ मसल से मैच करते हैं। बट कुछ जो फीचर्स होते हैं कार्डिक मसल के वो डिफरेंट होते हैं स्केलेटन मसल से भी और स्मूथ मसल से भी, और ये फीचर्स कार्डिक मसल को हेल्प करते हैं उसका फंक्शन अच्छे से इफेक्टिवली करने के लिए। सो क्या फंक्शन है कार्डिक मसल का? फंक्शन कार्डिक मसल का ये है कि वो क्या करती, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, शॉर्टन होगी और फोर्स जनरेट करेगी, टेंशन डेवलप करेगी, जो कि फिर ब्लड को आगे की तरफ पुश करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो आर्टरीज में आगे की तरफ मूव होगा, फ्लो करेगा। तो ये फंक्शन है कार्डिक मसल का। तो ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो कार्डिक मसल को ये फंक्शन अच्छे से करने के लिए हेल्प करते हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम फिजियोलॉजिक एनाटमी या फिर हिस्टोलॉजी ऑफ कार्डिक मसल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये एक डायग्राम आपको दिख रहा है, ये हिस्टोलॉजी ऑफ कार्डिक मसल दिखा रहा है। नाउ पहला पॉइंट क्या है? सिलेंड्रिकल इन शेप। तो कार्डिक मसल्स क्या है? सिलेंड्रिकल होती हैं शेप में। उसके बाद यूनिन्यूक्लिएटेड, मतलब एक कार्डिक मसल सेल में एक न्यूक्लियस होगा। स्केलेटन मसल की तरह मल्टीपल न्यूक्लियाई यहाँ पे नहीं दिखते हैं, सिर्फ एक न्यूक्लियाई दिखेगा एक सेल में। फिर ये मसल्स क्या होती हैं? इनवॉलेंट्री होती हैं, मतलब इन्हें एक्सटर्नल स्टिमुलस की हमारे अकॉर्डिंग या हमारी विश के अकॉर्डिंग हार्ट बीट नहीं करेगा। कार्डिक मसल इनवॉलेंट्री है और हमेशा काम करती रहती है। देन स्ट्राइटेड। स्ट्राइटेड मतलब आपको इसमें धारियां दिखेंगी। धारियां क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द थिक एंड थिन फिलामेंट्स। थिक और थिन फिलामेंट्स यानी कि एक्टिन और मायोसिन की प्रेजेंस की वजह से आपको सरफेस पे स्ट्राइएशंस दिखेंगी। फिर जो कार्डिक मसल है वो कैसा पैटर्न शो करती है? ब्रांच्ड पैटर्न शो करती है। स्केलेटन मसल में पैरेलल अरेंजमेंट होता है, बट यहाँ ब्रांच्ड अरेंजमेंट है। ठीक है, तो ये आप देखिए एक सिंगल कार्डिक मायोसाइट है। ये सिंगल कार्डिक मायोसाइट क्या कर रहा है? इसके दोनों एंड्स पे ये ब्रांच आउट हो रहा है ना। तो ये एक एंड जाकर एक कार्डिक मायोसाइट के साथ फ्यूज हो रहा है और ये दूसरा एंड जाके दूसरे कार्डिक मायोसाइट के साथ फ्यूज हो रहा है। तो इस तरीके से जो ये कार्डिक मसल है ये ब्रांच पैटर्न शो करती है, और इसी वजह से जो कार्डिक मसल है वो एक करेक्टरिस्टिक 3D नेटवर्क बनाती है। ठीक है, जो कि स्केलेटन मसल से बहुत ही अलग होता है। और उसके बाद जब 2 सेल्स फ्यूज हो रहे हैं, एक ये कार्डिक मायोसाइट सेल है और एक ये कार्डिक मायोसाइट है, ये दोनों फ्यूज हो रहे हैं, इन दोनों की सेल मेम्ब्रेन्स फ्यूज कर रही हैं, और इस डार्केंड एरिया को क्या बोल रहे हैं हम? इंटरकैलेटेड डिस्क। जहां पे इन दोनों सेल्स की सेल मेम्ब्रेन फ्यूज कर रही है उसे हम कह रहे हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। अब हम इंटरकैलेटेड डिस्क के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। इंटरकैलेटेड डिस्क क्या है? स्पेशलाइज्ड जंक्शनल रीजन है। बेसिकली यहाँ पे 2 सेल्स की सेल मेम्ब्रेन फ्यूज कर रही हैं और ये हमेशा कहाँ पर होता है? जेड लाइन पर होता है।
अगर आपको सार्कोमियर का स्ट्रक्चर याद हो तो सार्कोमियर के स्ट्रक्चर में क्या होता है, जेड लाइन होता है। तो जेड लाइन पर ही क्या होते हैं, आपके इंटरकैलेटेड डिस्क भी बनता है। अब इंटरकैलेटेड डिस्क होता क्या है, ठीक है। सो इंटरकैलेटेड डिस्क में दो तरीके के जंक्शंस होते हैं, एंकरिंग जंक्शंस और इलेक्ट्रिकल जंक्शंस। एंकरिंग जंक्शंस एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। इसके लिए एक अलग से वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगी। अभी यहाँ पे हम अपना डिस्कशन गैप जंक्शंस तक ही लिमिटेड रखेंगे। तो आपको पता है दैट देयर इज अ कार्डिक मसल, ठीक है। हमने पिछली स्लाइड में देखा कि कार्डिक मसल इस तरीके से एक कार्डिक मसल सेल जो है वो ब्रांच्ड आउट हो रहा है, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस है और ये बाकी इन दोनों का न्यूक्लियस है, ओके। और ये दोनों जो है इंटरकैलेटेड डिस्क पे फ्यूज कर रही है। तो ये जो रीजन है ये मैं आपको जूम आउट करके दिखा रही हूँ। ये है कार्डिक मायोसाइट 1 और जो दूसरा कार्डिक मायोसाइट है वो भी इस तरीके से है, ठीक है। और ये दोनों जो हैं वो इंटरकैलेटेड डिस्क पे फ्यूज कर रहे हैं। तो आप देखिए कि इंटरकैलेटेड डिस्क जो है वो एक सीधी लाइन नहीं है, इट इज शोइंग अ सीरीज ऑफ फोल्ड्स की तरह ये आपको दिख रही है, ठीक है, सीधी लाइन नहीं है। अब जो इंटरकैलेटेड डिस्क है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये दो सेल हैं, इन दोनों सेल के बीच में क्या होगा, इन दोनों सेल के बीच में एक स्पेस होगा जिसे हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, है ना। तो ये जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है ये कितना होता है, ये अबाउट 20 to 25 नैनोमीटर्स होता है, ठीक है। अब आप इस फिगर को देखिए, ठीक है। ये जो फिगर है ये कार्डिक मसल का नहीं है, एपिथेलियल सेल का है। बट इस फिगर को मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया है ताकि आप देखें कि गैप जंक्शंस का क्या रोल है और गैप जंक्शंस बाकी के दूसरे जंक्शन से कैसे डिफरेंट है। तो यहाँ पे दो एपिथेलियल सेल है, एक एपिथेलियल सेल ये है और एक एपिथेलियल सेल ये है। इन दोनों की सेल मेम्ब्रेन्स क्या कर रही हैं, साथ में जंक्शंस बना रही हैं। एंकरिंग जंक्शंस और इलेक्ट्रिकल जंक्शंस दोनों यहाँ पर भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप दूसरे टाइप के जंक्शंस देखेंगे वहां पर जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो ज्यादा है। जैसे कि यहाँ पे भी इंटरसेलुलर स्पेस क्या है, ज्यादा है। लेकिन जब आप गैप जंक्शंस को देखेंगे यहाँ पे जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो गैप जंक्शंस पे जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो 20 से कितना हो जाता है आपका 3 to 3.5 नैनोमीटर्स। तो गैप जंक्शंस क्या करते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस को कम कर देते हैं, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि गैप जंक्शंस कैसे बने हुए होते हैं, कौन से ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि गैप जंक्शंस को बनाते हैं। तो ये जो डायग्राम है ये मैंने ज्ञानॉन से लिया है। इस डायग्राम में आप देखिए ये कार्डिक मायोसाइट, एक कार्डिक मायोसाइट है और एक दूसरा कार्डिक मायोसाइट ये है। इन दोनों के बीच में आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस क्या है, ज्यादा है, 20 नैनोमीटर है। पर जहाँ पे गैप जंक्शंस की प्रेजेंस है वहां पर जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो कितना हो गया है, 3.5 नैनोमीटर्स हो गया है। अब देखिए कि गैप जंक्शंस कैसे बने हुए होते हैं। तो गैप जंक्शंस कैसे बने हुए होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड एज द कोनैक्सोन। तो जो कोनैक्सोन है वो एक प्रोटीन है जो कि क्या बनाता है, आपका गैप जंक्शंस बनाता है। ये कोनैक्सोन कैसे बना हुआ होता है, इसमें 6 यूनिट्स होती हैं। ये क्या होता है, हेक्सामर होता है, ठीक है, हेक्सामर होता है। और 6 यूनिट्स किसकी होती है, कोनैक्सिन की होती है। तो ये जो 6 कोनैक्सिन है ये मिलकर एक कोनैक्सोन को बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये एक कोनैक्सोन है, तो इसमें कितनी सब यूनिट्स होनी चाहिए, 6 सब यूनिट्स होनी चाहिए। तो हम इसे काउंट कर लेते हैं कितनी सब यूनिट्स है, सॉरी, ओके, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 सब यूनिट्स यहाँ पर आपको कोनैक्सिन की दिख जाएगी, ठीक है। तो जो 6 कोनैक्सिन सब यूनिट्स हैं वो एक कोनैक्सोन को बनाती है जो कि आपका हेमी चैनल है। हेमी चैनल मीन्स हाफ चैनल। तो अगर मैं आपको ये सेल मेम्ब्रेन बना के दिखाऊं और ये जो है मेरा एक कोनैक्सोन है, मैं सब यूनिट्स आपको ड्रॉ करके नहीं दिखा रही हूँ, तो ये जो है एक कोनैक्सोन हो गया। तो ये आपका एक क्या है, हेमी चैनल है। जब दूसरा सेल मेम्ब्रेन आएगा, दूसरा मायोसाइट आएगा और फ्यूज करेगा इसके साथ,
तो जो दूसरा कोनैक्सोन है वो इस हेमी चैनल को कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट चैनल हो गया है। अब इस चैनल से ये देखिए एक तरीके का क्या बन गया है, पैसेज बन गया है। ओके, सो इस पोर के थ्रू क्या होगा, जो सोल्यूट्स हैं, जो आयंस हैं, वो एक सेल से दूसरे सेल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे। और इस गैप जंक्शन की वजह से, इन जंक्शंस को ही क्या क्या बोलते हैं, गैप जंक्शंस बोलते हैं। इस गैप जंक्शन की वजह से जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पैसेज है वो एकदम क्लियर है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसीलिए जो कार्डिक मसल है वहां पे जो एक्शन पोटेंशियल का स्प्रेड है वो बहुत रैपिड होता है पेसमेकर से लेके पूरे मसल में, क्योंकि वहां पे किस चीज की प्रेजेंस होती है, गैप जंक्शंस की प्रेजेंस होती है। तो इंटरकैलेक्टेड डिस्क में गैप जंक्शंस होते हैं, गैप जंक्शंस कोनैक्सोन्स के बने हुए होते हैं। 6 सब यूनिट कोनैक्सन की कोनैक्सोन बनाते हैं और 2 कोनैक्सोन कंप्लीट होके पूरा एक चैनल बनाती हैं, जो कि फिर आपके आयंस को फ्लो करवाता है एक कार्डिक मायोसाइट से दूसरे कार्डिक मायोसाइट में। ओके, सो यहाँ पे अगर आप इस फिगर को दोबारा देखेंगे तो ये एक कार्डिक मायोसाइट 1 ले लिया हमने और ये 2 ले लिया। तो यहाँ पे जैसे कि अगर सपोज यहाँ पर ऐसे नोड है या फिर ऐसा टिश्यू है जो कि पेसमेकर है, यहाँ पे क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन होगा, पेसमेकर पोटेंशियल का जनरेशन होगा। तो ये पोटेंशियल इस पूरी कार्डिक मायोसाइट में प्रेजेंट होगी और थ्रू द प्रेजेंस ऑफ गैप जंक्शंस इन द इंटरकलेक्टेड डिस्क ये जो आयंस हैं ये बहुत जल्दी स्प्रेड होंगे एक मायोसाइट से दूसरे मायोसाइट में, एंड फ्रॉम दिस सेकेंड मायोसाइट इट विल गो टू द थर्ड मायोसाइट। सो इस तरीके से जो स्प्रेड है ये बहुत ज्यादा रैपिड होगा, जो एक्शन पोटेंशियल का स्प्रेड है वो बहुत ज्यादा फास्ट होगा। ओके, सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द गैप जंक्शन इन द कार्डिक मसल। नाउ जो हार्ट है वो उसमें 2 तरीके सेंसेशियम्स होते हैं, एट्रियल सेंसेशियम और वेंट्रिकुलर सेंसेशियम। अब आप सेंसेशियम को समझिए कि वो क्या होता है। जैसे कि सेंसेशियम का मतलब एनाटॉमी में क्या होता है कि एक सेल है, इस सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। ओके, और यहाँ पे कोई भी बाउंड्री नहीं है इन सेल्स के बीच में, ये एक सिंगल सेल की तरह बिहेव कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है इनको सेपरेट करने के लिए। ये एनाटॉमिकल डेफिनेशन है, एनाटॉमी डेफिनेशन ऑफ सेंसेशियम की। लेकिन जो हार्ट है वो कैसे एक्ट करता है, फंक्शनल सेंसेशियम की तरह। अब ये फंक्शनल सेंसेशियम क्या है, फंक्शनल सेंसेशियम जो है आपका वो गैप जंक्शंस की वजह से पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे कार्डिक मायोसाइट 2 अलग अलग सेल्स तो हैं, बट क्योंकि उन दोनों के बीच में गैप जंक्शंस है इसलिए वो एक सिंगल सेल की तरह ही बिहेव करते हैं। और जो एक्शन पोटेंशियल का स्प्रेड है वो ऐसा लगता है कि एक ही सेल है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रैपिड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सेंसेशियम्स है, एट्रियल सेंसेशियम और वेंट्रिकुलर सेंसेशियम। ठीक है, सो एट्रियल सेंसेशियम क्यों है, क्योंकि एट्रियल सेंसेशियम में जो पोटेंशियल है, जो एक्शन पोटेंशियल है वो पूरे एट्रियम में स्प्रेड होती है, वो पूरा का पूरा एट्रियम एज अ सिंगल यूनिट एक्ट करता है और एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। और फिर ये जो इम्पल्स है वो कहाँ जाती है, एवी नोड से कंडक्ट होके वेंट्रिकुलर मसल्स में जाती हैं। तो पूरा का जो पूरा वेंट्रिकल है वो भी आपका सेंसेशियम की तरह एक्ट करता है, वहां पे भी ये पूरा एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड होता है और फिर पूरा वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। ओके, यू हैव टू रिमेम्बर दिस पॉइंट कि एवी नोड ही एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में कंडक्टिंग पाथवे होता है, सिर्फ एवी नोड। बाकी जो पूरा रिंग है वो फाइब्रस रिंग होता है और वो इम्पल्स को कंडक्ट नहीं करता है, सिर्फ एवी नोड ही है जो एट्रियम से इम्पल्स को वेंट्रिकल में लेके जाता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि गैप जंक्शंस का क्या सिग्निफिकेंस है और फंक्शनल सेंसेशियम क्यों कहते हैं हार्ट को। नाउ वी मूव ऑन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्डिक मसल। सो कार्डिक मसल में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो हम देखेंगे कि क्या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है और क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। जो पहली प्रॉपर्टी है वो है आपकी एक्साइटेबिलिटी। ठीक है, सो कार्डिक मसल क्या है, एक एक्साइटेबल टिश्यू है। जैसे कि कोई भी नर्व और मसल क्या होती है, एक्साइटेबल होती है, उसी तरीके से कार्डिक मसल भी आपकी एक्साइटेबल है।
ओके, सो एक्साइटेबिलिटी क्या होती है? इट इज एन एबिलिटी ऑफ द कार्डिक मसल टू रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट स्टिमुलाई। कोई भी अगर स्टिमुलाई आता है तो जो मसल है उसका जो आप कह सकते हैं कि जो उसकी पोटेंशियल है मेम्ब्रेन की, जो करंट है आयंस का, वो कैसे चेंज होता है। सो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कार्डिक मसल ऑल्सो। तो यहाँ हम देखेंगे कि दो सेल्स हैं, एक है वेंट्रिकुलर सेल और एक है पेसमेकर सेल। तो इन दोनों की जो एक्साइटेबिलिटी है वो एक दूसरे से क्या है, अलग है। ठीक है, तो ये हम जो एक्साइटेबिलिटी है और जो पोटेंशियल्स हैं कार्डिक मसल की दो तरीके की होती हैं, वो कैसी होती हैं, किस आयंस की वजह से होती हैं, किन चैनल्स की वजह से होती हैं, ये सब हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। ओके, अभी के लिए आप सिंपली ये याद कर सकते हैं कि जैसे कि नर्व एक्साइटेबल होती है वैसे ही कार्डिक मसल भी एक्साइटेबल होती है, बाहर से आने वाले स्टिमुलस को ये रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरी प्रॉपर्टी पे मूव ऑन करेंगे जो कि है आपकी ऑटोमेटिसिटी। सो ऑटोमेटिसिटी से आप क्या समझ सकते हैं, नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ऐसी चीज जो कि ऑटोमेटिक है, जो कि अपने आप होती है, जिससे कि बाहर से सिग्नल की जरूरत नहीं है। तो हार्ट में ये एक प्रॉपर्टी है, कार्डिक मसल में प्रॉपर्टी है कि कार्डिक मसल को ब्रेन से सिग्नल की जरूरत नहीं है बीट होने के लिए, रिदम जनरेट करने के लिए। कुछ सेल्स कार्डिक मसल में स्पेशलाइज्ड होते हैं और वो सेल्स के अंदर एक डिफरेंट टाइप की पोटेंशियल होती है, जिसे कि हम पेसमेकर पोटेंशियल कहते हैं। ऐसी पोटेंशियल है जिसे बाहर से कोई सिग्नल की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही थ्रेशोल्ड तक चली जाती है और अपने आप ही सेल डीपोलराइज हो जाता है। और जब ऐसे नोड जो आपका पेसमेकर है और उसी में एक पेसमेकर पोटेंशियल प्रेजेंट है, तो पेसमेकर पोटेंशियल का जनरेशन कौन करता है? ऐसे नोड करता है, इसलिए हम उसे प्राइमरी पेसमेकर ऑफ हार्ट कहते हैं। तो ऐसे नोड से ये इम्पल्स जो है बाकी की पूरे हार्ट में ट्रांसमिट होती है। तो जितनी बार भी आपका ऐसे नोड पेसमेकर पोटेंशियल जनरेट करेगा, उतनी बार जो वेव है इम्पल्स की वो पूरे हार्ट में जाएगी, ट्रांसमिट होगी और हार्ट बीट करेगा। ओके, सो दैट इज ऑटोमेटिसिटी। सो ब्रेन से सिग्नल की जरूरत नहीं है, खुद ऐसे नोड पोटेंशियल पेसमेकर पोटेंशियल की वजह से इम्पल्स को जनरेट कर सकता है। और जो इम्पल्स है वो रेगुलर रेट पर इनिशिएट होती है, रेगुलर रेट पर और रेगुलर रिदम पे। तो रिदमिसिटी भी जो प्रॉपर्टी है वो आपकी ऐसे नोड की है, क्योंकि रिदम भी ये मेंटेन करता है, रेट भी ये मेंटेन करता है। तो जो ऐसे नोड का डिस्चार्ज रेट है वो कितना है? 60 to 100 बीट्स पर मिनट। तो इसलिए जो नॉर्मल हार्ट रेट है वो किस रेंज में रहता है? 60 to 100 बीट्स पर मिनट के रेंज में रहता है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कंडक्टिविटी। सो अभी मैंने आपको बोला कि इम्पल्स कहाँ से जनरेट होती है? पेसमेकर से जनरेट होती है। पेसमेकर होता है आपका ऐसे नोड और दूसरे पार्ट्स तक इसे पहुंचाने की जरूरत है। तो वो फंक्शन कौन करता है हार्ट में? कंडक्टिंग सिस्टम। तो वो इम्पल्स को कंडक्ट करता है। तो ऐसे नोड से इम्पल्स जैसे कि इंटरन्यूरल पाथवेज ले गई, फिर वो एवी नोड पे गई, फिर वो हिस बंडल पे, देन राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, देन परकेंजी फाइबर्स। तो कंडक्टिंग सिस्टम का पूरा डिटेल हम कंडक्टिंग सिस्टम की वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ध्यान रख सकते हैं कि कंडक्टिविटी इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ कार्डिक मसल। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है? कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तो कोई भी मसल है तो कॉन्ट्रैक्ट तो करेगी। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस आया, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस क्या हुआ? एक्शन पोटेंशियल हुआ। ठीक है, तो ऐसे नोड ने क्या करा? इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस दिया हार्ट को और कार्डिक मसल क्या करेगी? उसके रिस्पॉन्स में कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को आगे की तरफ पुश करेगी। और इस प्रॉपर्टी को हम आइनोट्रोपिज्म भी कहते हैं। और जो आपकी पिछली प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि कंडक्टिविटी, उसे हम ब्रोमोट्रोपिज्म भी कहते हैं। देन क्रोनोट्रोपिज्म इज यूज्ड फॉर दी ऑटोमेटिसिटी, ऑटोरिदमिसिटी एंड बेथमोट्रोपिज्म जो है वो एक्साइटेबिलिटी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको टर्म्स याद रखनी है बिकॉज ये नीट पीजी में पूछी जाती हैं। उसके बाद आप देखेंगे ये क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यस, ऐसे नोड डजंट नीड एनी स्टिमुलस फ्रॉम द ब्रेन, एक्सटर्नल स्टिमुलाई की उसको जरूरत नहीं है। बट जो ब्रेन है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू हार्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसकी हार्ट रेट को बढ़ा सकता है, कम कर सकता है,
कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा सकता है, कम कर सकता है। तो हमें पता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। सो पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, वो सब कुछ नेगेटिव करता है। नेगेटिव बेथमोट्रोपिज्म एक्साइटेबिलिटी को कम करता है, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिज्म हार्ट रेट को कम करता है, नेगेटिव आइनोट्रोपिज्म कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी कम करता है, और नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिज्म भी शो कर रहा है, मतलब कि जो कंडक्टिविटी है उसको भी कम कर रहा है। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हर चीज को क्या कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है, कम कर रहा है। जब हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे देखते हैं तो वो क्या कर रहा है, सारी चीजों को पॉजिटिव कर रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, एक्साइटेबिलिटी भी बढ़ा रहा है, हार्ट रेट भी बढ़ा रहा है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी बढ़ा रहा है और कंडक्टिविटी भी बढ़ा रहा है। ओके, नाउ यहाँ पे आपको दो पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट ये है कि जो हार्ट रेट है नॉर्मल सिचुएशन में वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के इन्फ्लुएंस में रहता है। मतलब जो हार्ट रेट है वो आपका 60 to 100 बीट्स पर मिनट की रेशो में रेंज में क्यों रहता है, बिकॉज ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर कोई भी डीनर्वेटेड हार्ट है, मतलब ऐसा हार्ट जहाँ पे इनोवेशन नहीं है, तो उस केस में हार्ट रेट आपका मोर देन 100 बीट्स पर मिनट होगा। इसके बाद जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो इतना ज्यादा नेगेटिव आइनोट्रोपिज्म शो नहीं करता है, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक जो इनोवेशन है वो बेसिकली आपका एंडोकार्डियल लेयर्स पे होता है, एंडोकार्डियल रीजन पे होता है, एपिकार्डियल पे इतना नहीं होता है। तो इसलिए नेगेटिव आइनोट्रोपिज्म इतना सिग्निफिकेंटली पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम शो नहीं करता है। आप लिख सकते हैं नेगेटिव आइनोट्रोपिज्म, बट यू हैव टू रिमेम्बर दिस पॉइंट ऑल्सो। Now we move on to the next property of the heart, that is the distensibility. तो distensibility का क्या मतलब होता है, ability to stretch। तो जब डायस्टॉल होता है तो क्या होता है, वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है ब्लड में, क्या हार्ट में क्या होता है, ब्लड फिल होता है। तो उस टाइम पे ब्लड हैज टू डिस्टेंड, इट हैज टू स्ट्रेच, उसे फैलना पड़ेगा, तभी तो वो ज्यादा से ज्यादा ब्लड को एकोमोडेट करेगा, ज्यादा से ज्यादा ब्लड को एकोमोडेट करेगा, और उस प्रोसेस में उसका जो प्रेशर है वो भी बढ़ना नहीं चाहिए। तो दैट इज द डिस्टेंसिबिलिटी प्रॉपर्टी। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये वेंट्रिकल्स में होती है। जैसे कि यहाँ पे सिस्टोल है तो वेंट्रिकल्स इतना ज्यादा कंप्लीट नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ पर जब फिलिंग हो रही है तो वो क्या हो गया है, डिस्टेंट हो गया है, स्ट्रेच हो गया है। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन द हार्ट। देन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी is refractory period. So cardiac muscle, they have a very long refractory period. Now the question arises, refractory period होता क्या है? Refractory period मसल में और नर्व में दोनों में होता है। इसका क्या मतलब है, ये एक ऐसा पीरियड है जिस पीरियड में कोई भी मसल या कोई भी नर्व किसी दूसरे स्टिमुलस को रिस्पॉन्स नहीं करती है। Okay, it will not respond to any stimulus. This is not situation. This is actually stimulus. ठीक है, तो रिफ्रैक्टरी पीरियड बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। तो एब्सोल्यूट में क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब ऐसा रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है कि मैं किसी भी स्ट्रेंथ का स्टिमुलस लगा दूं लेकिन कोई भी मसल और कोई भी नर्व रिएक्ट नहीं करेगी, रिस्पॉन्स नहीं करेगी, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। और रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है कि अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेंथ का स्टिमुलस लगा दूं, सुप्रा थ्रेशोल्ड स्ट्रेंथ का स्टिमुलस लगा दूं, तो रिस्पॉन्स आएगा इस पीरियड में। तो ये दो तरीके के रिफ्रैक्टरी पीरियड होते हैं। नाउ जो एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन है कार्डियक मसल में वो कितना होता है, 250 मिली सेकेंड्स होता है। तो ये आपका ये जो फिगर है ये किसका है, कार्डियक मसल का है। ओके, आई एम लेबलिंग इट, दिस इज कार्डियक मसल। सो कार्डियक मसल है तो ये जो है दिस इज द एक्शन पोटेंशियल, दैट इज द इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स। नाउ जो आप यहाँ पे देखेंगे कितना ड्यूरेशन बोल रहा है, 250 मिली सेकेंड्स। तो जो आप देखेंगे जो डीपोलराइजेशन है, दिस सर्च इज व्हाट, द डीपोलराइजेशन। ये जो स्पाइक है ये क्या है आपका, डीपोलराइजेशन है। तो डीपोलराइजेशन कितनी देर में हो रहा है, इट हार्डली टेक्स 2 मिली सेकेंड्स। ठीक है, 2 मिली सेकेंड्स में पूरा का पूरा डीपोलराइजेशन हो चुका है। पर जो रीपोलराइजेशन है यू कैन सी इट टेक्स द रिमेनिंग 250 मिली सेकेंड्स। जो पूरा 250 मिली सेकेंड्स जो बचा हुआ है
डीपोलराइजेशन के बाद वो पूरा का पूरा कौन ले रहा है, रीपोलराइजेशन दे रहा है। और ये रीपोलराइजेशन इतना ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड क्यों हो गया है कि यहाँ पर एक फेस है, दिस फेस इज विच फेस, प्लेट्यू फेस। ये एक ऐसा फेस है जहाँ पे ना तो डीपोलराइजेशन हो रहा है ना तो रीपोलराइजेशन हो रहा है, एक स्टेबल सा फेस है। ओके, तो इस फेस की वजह से रीपोलराइजेशन क्या हो गया है, बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड हो चुका है। ड्यूरेशन है मसल ट्विच की वो कितनी है, 1.5 टाइम्स ऑफ द एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन, मतलब 1.5 मल्टीप्लाइड 250 मिली सेकेंड्स, वो कितना आएगा आपका 375 मिली सेकेंड्स। तो मसल ट्विच क्या है, मसल ट्विच क्या है, सो मसल ट्विच एक्शन पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स है। तो इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में क्या होगा, मसल देयर विल बी मैकेनिकल रिस्पॉन्स, मसल क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो जब हम उस मैकेनिकल रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड करते हैं तो उसे हम मसल ट्विच कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मसल ट्विच है वो कितना है आपका 375 मिली सेकेंड्स। अब इस ग्राफ को देखिए, ये आपको ऊपर क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई, एक्शन पोटेंशियल, और दूसरा मैकेनिकल रिस्पॉन्स, दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो पहला क्या है, दिस इज लेटेंट पीरियड। लेटेंट पीरियड का क्या मतलब होता है, ऐसा पीरियड जो कि मतलब जैसे कि स्टिमुलस आया, स्टिमुलस आने के बाद मसल कितनी देर में अपना रिस्पॉन्स देना स्टार्ट करती है, उसे हम लेटेंट पीरियड कहते हैं। तो ये जो लेटेंट पीरियड है ये बहुत ही छोटा है कार्डियक मसल में। जैसे ही डीपोलराइजेशन स्टार्ट हुआ उसके कुछ ही मिली सेकेंड्स के बाद आपका जो है जो कॉन्ट्रैक्शन है वो स्टार्ट हो गया। तो ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मसल का, दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन फेज, एंड देन देयर विल बी एट दिस पॉइंट, यहाँ तक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, मसल का रिलैक्सेशन हो रहा है। ये है आपका मसल ट्विच। तो इसका टोटल ड्यूरेशन कितना बताया गया है, 375 मिली सेकेंड्स। तो अब आप देखिए कि जो 250 मिली सेकेंड्स है वो एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन है और मसल ट्विच का ड्यूरेशन सिर्फ 375 मिली सेकेंड्स है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब एक्शन पोटेंशियल जो है रीपोलराइजेशन उसका कंप्लीट भी नहीं हुआ है, उसके कंप्लीट होने से पहले ही जो कॉन्ट्रैक्टाइल फेज है जहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है वो फेज खत्म हो जा रहा है। मतलब कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में ही जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिस्पॉन्स है वो खत्म हो रहा है। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल फेज में मसल कोई भी स्टिमुलस आ जाए मसल उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। अब आप स्केलेटन मसल को देखिए, ये स्केलेटन मसल का डायग्राम है। ठीक है, स्केलेटन मसल में जो एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन होता है वो सिर्फ 2 to 4 मिली सेकेंड्स होता है और जो ड्यूरेशन होता है मसल ट्विच का वो होता है अराउंड 100 मिली सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कितना ज्यादा फर्क है एक्शन पोटेंशियल के ड्यूरेशन में और मसल ट्विच के ड्यूरेशन में, कितना ज्यादा फर्क है। उसके बाद जो लेटेंट पीरियड है यहाँ पे वो कितना ज्यादा है एज कम्पेयर टू हेयर। जो एक्शन पोटेंशियल है वो भी डिफरेंट है, रैपिड डीपोलराइजेशन, रैपिड रीपोलराइजेशन। तो रीपोलराइजेशन कंप्लीट होने की कगार पर है, तब जाके मसल ने कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट किया है। तो इस तरीके की मसल्स में क्या हो सकता है, टेटनस हो सकता है। टेटनस का क्या मतलब होता है कि जैसे कोई भी रिस्पॉन्स यहाँ पर आ गया है, तो ये क्या है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड है। इस रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड में क्या हो रहा है, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो रही है। तो अब क्योंकि ये रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड है और सुप्राथ्रेशोल्ड स्टिमुलस आ गया है, तो मसल क्या करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी। रिस्पॉन्ड करेगी तो कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करके रिस्पॉन्ड करेगी। तो एक मसल का जो पहला स्टिमुलस है उसका कॉन्ट्रैक्शन हो ही रहा था, पर जो दूसरा स्टिमुलस है उसका कॉन्ट्रैक्शन भी होना है, तो वो दोनों कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएंगे, ऐड ऑन हो जाएंगे। तो पहला कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन ऐड ऑन हो गया, तो इन दोनों कॉन्ट्रैक्शंस के बीच में रिलैक्सेशन नहीं हो रहा है, उसे ही हम टेटनस कहते हैं। जब रिलैक्सेशन नहीं होता है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ये चीज पॉसिबल नहीं है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन रीपोलराइजेशन के खत्म होने से पहले ही खत्म हो गया है। तो कार्डियक मसल कांट बी टेटनाइज्ड क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है, बहुत ज्यादा है। और आप पूछेंगे कि कार्डियक मसल टेटनाइज क्यों नहीं हो रहा है। कार्डियक मसल को आप टेटनाइज करोगे तो बहुत ही ज्यादा वो मुश्किल प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों, क्योंकि अगर कार्डियक मसल टेटनस होगी इसका मतलब
कॉन्ट्रैक्शन ही कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मसल को रिलैक्स होने को टाइम नहीं मिल रहा है। और जब मसल रिलैक्स होती है, कार्डिक मसल रिलैक्स करती है डायस्टोल के टाइम पे, तो वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है। तो अगर कार्डिक मसल रिलैक्स नहीं करेगी तो वेंट्रिकुलर फिलिंग नहीं होगी, और फिलिंग नहीं होगी तो वो पंप क्या करेगी, तो उस केस में स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, कार्डिक आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए कार्डिक मसल में टेक्नाइजेशन नहीं होनी चाहिए। और उसको प्रिवेंट करने के लिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड है वो बहुत ज़्यादा होता है, और ये कितना होता है आपका 0 से लेके 200 मिली सेकेंड्स तक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है। तो ड्यूरेशन कितनी हो गई, 200 मिली सेकेंड्स, और बाकी का जो 50 मिली सेकेंड्स होता है वो होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये 50 है और ये 200 मिली सेकेंड्स है। सो आई होप कि आपको ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज द लेंथ टेंशन रिलेशनशिप, और यही रिलेशनशिप एक लॉ को एक्सप्लेन करती है जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप कार्डिक फिजियोलॉजी से डील कर रहे हैं तो। और इस लॉ का नाम है फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। तो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ क्या कहता है, द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल लेंथ ऑफ द मसल फाइबर विद इन द फिजियोलॉजिकल लिमिट एंड इट इज नोन एज द फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। तो इसको समझने के लिए ये ग्राफ है। तो आपने क्या लिया है, मसल टेंशन को आपने y एक्सिस पे लिया है और मसल लेंथ को आपने x एक्सिस पे लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो तरीके की टेंशन को समझने की जरूरत है। एक टेंशन है रेस्टिंग टेंशन और एक टेंशन है एक्टिव टेंशन। ये रेस्टिंग टेंशन क्या होती है, रेस्टिंग टेंशन का दूसरा नाम है पैसिव टेंशन, यानी कि जब मसल रेस्ट पर है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है, स्ट्रेच नहीं कर रही है, तो उस टाइम पर कोई भी लेंथ है, मसल की कोई भी लेंथ है, तो उस लेंथ पे मसल को स्ट्रेच करने के लिए कितनी टेंशन की जरूरत है, कितनी फोर्स की जरूरत है, उसे हम रेस्टिंग टेंशन कहते हैं या फिर पैसिव टेंशन। तो ये रेस्टिंग टेंशन और पैसिव टेंशन क्यों होती है, ये इसलिए होती है क्योंकि मसल में टाइटिन प्रेजेंट है। टाइटिन क्या है, एक प्रोटीन है, और दूसरे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। तो इन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स की वजह से मसल को स्ट्रेच करने के लिए हमें फोर्स लगानी पड़ती है बाहर से। तो उस फोर्स को क्या कहते हैं, रेस्टिंग टेंशन कहते हैं। जितनी ज्यादा मसल की लेंथ होगी, जितना ज्यादा हम स्ट्रेच करना चाहेंगे, उतना ज्यादा रेस्टिंग टेंशन होगी। तो जैसे जैसे मसल का लेंथ बढ़ रहा है, वैसे वैसे आप देखोगे कि रेस्टिंग टेंशन का जो ये ग्राफ है वो भी बढ़ रहा है, ठीक है। आप रबर बैंड के एग्जांपल से समझ सकते हैं। रबर बैंड को जब आप स्ट्रेच करते हैं तो उसको स्ट्रेच करने के लिए आपको एक फोर्स लगानी पड़ती है, तो उसे आप रेस्टिंग टेंशन मानिए। आप उसको ज्यादा स्ट्रेच करेंगे तो आपको ज्यादा टेंशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आप यहाँ से समझ सकते हैं। फिर हम एक्टिव टेंशन के बारे में बात करते हैं। तो एक्टिव टेंशन क्या है, वो टेंशन जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करती है। जब एक्टिन और मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस बनाते हैं तो उस टाइम पे जो टेंशन डेवलप होती है उसे हम एक्टिव टेंशन कहते हैं। तो रेस्टिंग टेंशन कैसे डेवलप हो रही है हार्ट में, जब डायस्टॉल है, तो ये मैं आपको लेफ्ट वेंट्रिकल, सपोज दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, तो क्या हो रहा है, तो जब हार्ट डायस्टॉल में है तो तब क्या हो रहा है, जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में आ रहा है एट्रियम से, और ये जो ब्लड है ये मसल को क्या कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है। ये मसल को स्ट्रेच कर रहा है, एज अ लोड मसल पे काम कर रहा है। तो जब मसल स्ट्रेच हो रही है और ब्लड क्या कर रहा है, एक लोड लगा रहा है, तो मसल में क्या डेवलप हो रहा है, रेस्टिंग टेंशन डेवलप हो रहा है। तो जितना ज्यादा ब्लड आएगा उतना ज्यादा हार्ट की मसल स्ट्रेच होगी, उतना ज्यादा रेस्टिंग टेंशन डेवलप होगा। सिमिलरली आप इसे कंपेयर कीजिए रबर बैंड के साथ, जितना ज्यादा आप फोर्स लगाएंगे, उतना ज्यादा आप स्ट्रेच करेंगे, उतना ज्यादा उसमें टेंशन डेवलप होगा वापस से अपनी शेप में जाने के लिए। सिमिलरली हार्ट में होगा, जितना ज्यादा ब्लड हार्ट में आएगा, मसल स्ट्रेच होगी हार्ट की, और वो अपनी जो उसमें टेंशन है वो उतनी ज्यादा डेवलप होगी। तो रेस्टिंग टेंशन को आप यहाँ पे प्री लोड से कंपेयर कर सकते हैं। प्री लोड मतलब जो ब्लड आया है हार्ट में, दैट इज द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। नाउ जो रेस्टिंग टेंशन है जितनी ज्यादा होगी, इनिशियल लेंथ जितनी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा मसल जो है उसके रिस्पॉन्स में कॉन्ट्रैक्ट करेगी।
और यही जो है आपका फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ है। ज्यादा ब्लड आएगा तो मसल ज्यादा स्ट्रेस होगी, ज्यादा स्ट्रेच होगी मसल तो वो उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। So the force of contraction is directly proportional to the initial length of the muscle fiber within the physiological limit, and this is called as a Frank-Starling law. तो फिजियोलॉजिकल लिमिट में ही ये जो लॉ है वो एप्लीकेबल है। रबर बैंड को भी अगर आप ज्यादा स्ट्रेच करेंगे तो वो टूट जाएगी। सिमिलरली हार्ट में भी ये लॉ फिजियोलॉजिकल लिमिट्स के अंदर ही एप्लीकेबल है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो 3 मैकेनिज्म्स है वो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब कि कैसे फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ पॉसिबल हो रहा है, क्यों जब मसल ज्यादा स्ट्रेच कर रही है तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्यों बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पहला रीजन है वो है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। तो एक्टिन और मायोसिन के बीच में क्या होता है, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है, और फिर स्लाइडिंग एक्टिन स्लाइड करता है मायोसिन के ऊपर, जिसकी वजह से मसल शॉर्ट होती है। तो जितना ज्यादा मसल की लेंथ ऑप्टिमाइज होगी, मतलब अगर मसल की लेंथ ऐसी लेंथ है जहां पे क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन एक्टिन और मायोसिन के बीच में मैक्सिमम है, वहां पे उतना ज्यादा टेंशन डेवलप होगा। ठीक है, तो अगर प्रीलोड ज्यादा है तो मसल ज्यादा स्ट्रेच हुई, तो अगर वो स्ट्रेच हुई और उसकी लेंथ बड़ी है और वो लेंथ उस लेंथ पे ज्यादा क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो रहा है एक्टिन और मायोसिन के बीच में, तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। सो सार्कोमियर की लेंथ अगर 2.2 टू 2.3 माइक्रोमीटर है तो यहाँ पे मैक्सिमम टेंशन डेवलप होती है। अगर इस लेंथ से कम लेंथ हो जाती है, जैसे कि अगर 2 माइक्रोमीटर से सार्कोमियर की लेंथ कम हो जाएगी, तो क्या होगा कि जैसे कि मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर सार्कोमियर का बना के दिखाती हूँ। ये आपकी थिन फिलामेंट्स हैं और बीच में क्या है, ये थिक फिलामेंट है। ठीक है, तो अब जो इसकी लेंथ है वो 2 माइक्रोमीटर से भी कम हो गई है, तो उस केस में क्या होगा, जो एक्टिन्स हैं, जो अपोजिंग एक्टिन्स हैं वो ओवरलैप कर जाएंगे। ओके, सो इस ये केस में आपका जो टेंशन है वो कम हो जाएगा। अगेन जब लॉन्ग सार्कोमियर लेंथ होगा तो क्या होगा, एक्टिन एक दूसरे से मायोसिन से बहुत ज्यादा दूर हो जाएंगे, तो उस केस में भी जो टेंशन डेवलप होगी वो ठीक डेवलप नहीं होगी। अब हम जो सेकंड रीजन है वो देखते हैं। सेकंड रीजन क्या है कि लेंथ डिपेंडेंट एक्टिवेशन। तो लेंथ डिपेंडेंट एक्टिवेशन का क्या मतलब है, जैसे जैसे मसल की लेंथ बढ़ती है वैसे वैसे ट्रोपोनिन सी की सेंसिटिविटी कैल्शियम के लिए बढ़ती है। ज्यादा से ज्यादा ट्रोपोनिन कैल्शियम से बाइंड करेगा और ज्यादा से ज्यादा क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगा। देन जब मसल स्ट्रेच करती है तो स्ट्रेच सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं और वो कैल्शियम को अंदर आने देते हैं और सार्कोप्लाज्मिक कैल्शियम कंसंट्रेशन बढ़ता है। जितना ज्यादा कैल्शियम होगा सार्कोप्लाज्म में उतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन का स्ट्रेंथ होगा। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो कि है लोड वेलोसिटी रिलेशनशिप। बहुत इजी है इसे समझना। इसे समझने के लिए जैसे कि आप जानते हैं कि जो हार्ट है वो ब्लड पंप करता है आपकी सिस्टमिक वेसल्स में, और सिस्टमिक वेसल्स में एक रेजिस्टेंस होता है जिसे हम आफ्टर लोड कहते हैं। तो हार्ट को उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट ब्लड को पंप करना है और उस रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, आफ्टर लोड। अगर हार्ट को जिस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट ब्लड को पंप करना है वो बढ़ जाती है तो हार्ट की जो एबिलिटी है ब्लड को पंप करने की वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। जो फ्रिक्वेंसी है मसल की शॉर्टनिंग होने की वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ में क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ शॉर्टनिंग, मतलब कितना स्पीड से मसल शॉर्ट हो रहा है, कितने स्पीड से मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और एक्स एक्सिस पे क्या है, लोड ऑन द मसल मीन्स आफ्टर लोड, कितने लोड के अगेंस्ट मसल को पंप करना है। तो जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी ऑफ शॉर्टनिंग क्या हो रही है, कम हो रही है। जो स्ट्रेंथ है, जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सो इस रिलेशन को क्या कहते हैं हम, लोड वेलोसिटी रिलेशनशिप। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द फोर्स फ्रीक्वेंसी रिलेशनशिप। फोर्स फ्रीक्वेंसी रिलेशनशिप, फ्रीक्वेंसी मतलब अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं, अगर आप हार्ट रेट बढ़ाएं तो फोर्स पे क्या असर पड़ेगा, किसकी फोर्स पे, मसल की कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स पे क्या असर पड़ेगा। तो अगर हार्ट रेट बढ़ता है तो मसल की फोर्स की कॉन्ट्रैक्शन भी क्या होती है, बढ़ती है। और इसको समझाने के लिए जो फिनोमेना है वो क्या है, स्टेयरकेस फिनोमेना।
और ऑल्सो कॉल्ड एज द बाउडिश फिनोमिना, बाउडिश इफेक्ट। सो इसको हम समझेंगे ऐसे। सो मैकेनिज्म एक्सप्लेनिंग द स्टेयरकेस इफेक्ट। तो स्टेयरकेस इफेक्ट कैसे पॉसिबल हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे क्या हो रहा है, ये अगेन एक मसल ट्विच है, ये कॉन्ट्रैक्शन फेज है और ये रिलैक्सेशन फेज है। सो व्हाट इज हैपनिंग, द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। जैसे जैसे हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ रहा है। ओके तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ द 3 मैकेनिज्म्स। पहला मैकेनिज्म है कि जब हार्ट रेट बढ़ता है, जब हार्ट रेट बढ़ा तो क्या होगा कि ज्यादा एक्शन पोटेंशियल्स होंगे, एक्शन पोटेंशियल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। ऑल्दो ड्यूरेशन कम हो जाएगा एक्शन पोटेंशियल का, पर उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ टाइम्स द सेल इज डीपोलराइजिंग वो बढ़ जाएगा। तो नंबर ऑफ टाइम्स जो कैल्शियम चैनल्स हैं उनका ओपन बढ़ जाएगा, जो कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं वो बढ़ जाएगा, तो कैल्शियम की एंट्री क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कैल्शियम की एंट्री बढ़ गई है, लेकिन क्योंकि मसल का एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन कम हो गया है तो डायस्टॉल कम हो गया है। डायस्टॉल कम हो गया है तो मतलब रिलैक्सेशन कम हो गया है, और कैल्शियम जो अंदर आया था सेल के, जो अंदर आया था कार्डिक मसल सेल के, उसको बाहर जाने का टाइम नहीं मिल पाया है। वो सारा का सारा कैल्शियम जो आया था वो बाहर नहीं जा पाया है। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे हार्ट रेट इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, जब हार्ट रेट इंक्रीज होता है तो कार्डिक मसल का ड्यूरेशन कम होता है, एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन भी क्या होगी, कम होगी, पर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। रिलैक्सेशन और जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या होगा, फास्ट फास्ट होगा। तो वो फास्ट फास्ट हो रहा है इसलिए जो कैल्शियम है उसको बाहर जाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो कैल्शियम क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट होता जा रहा है। एक स्टिमुलस पहले आया, कैल्शियम एक्यूमुलेट हुआ, दूसरा स्टिमुलस रिलैक्स हो रहा था लेकिन रिलैक्सेशन का पीरियड कम हो गया है, सारा कैल्शियम बाहर नहीं जा पाया, दूसरा स्टिमुलस आ गया, फिर कैल्शियम इकट्ठा हो गया, ऐसे ऐसे करके कैल्शियम इकट्ठा होता जा रहा है। तो कैल्शियम आता जा रहा है लेकिन कैल्शियम जा नहीं पा रहा है, क्योंकि जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है वो कैल्शियम को बाहर फेंकने की एक्टिविटी ठीक से नहीं कर पा रहा है। वो सोडियम, क्योंकि आपको पता है कि कैल्शियम कैसे बाहर जाता है, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर की हेल्प से बाहर जाता है, और सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर को चलाने का काम कौन करता है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस करता है। तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस सोडियम को बाहर नहीं फेंक पा रहा है, इसलिए कैल्शियम भी बाहर नहीं जा पा रहा है। ठीक है, तो आप मोटा मोटा समझिए कि कैल्शियम अंदर आ रहा है, कैल्शियम अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है, लेकिन कैल्शियम बाहर नहीं जा पा रहा है उतनी ही स्पीड से। तो जितना ज्यादा कैल्शियम अंदर होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन डेफिनेटली जो स्ट्रेंथ है उसकी बढ़ जाएगी। जो दूसरी रीजन है वो क्या है कि शुरू के कुछ कॉन्ट्रैक्शंस के बाद क्या होगा, जो टेम्परेचर है मायोकार्डियल सेल्स का वो बढ़ जाएगा। तो जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है मसल के कॉन्ट्रैक्शन में होने वाली, जो भी एंजाइम्स इन्वॉल्व है उनकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तीसरा रीजन क्या है कि जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा टेम्परेचर इंक्रीज होगा और जो सार्कोप्लाज्म है उसकी विस्कोसिटी कम होगी। तो विस्कोसिटी कम होगी तो क्या होगा, जो स्लाइडिंग है मसल का, जो फिलामेंट्स का स्लाइडिंग है, एक्टिन का जो स्लाइडिंग है मायोसिन पे, वो इजिली हो पाएगा। So with this we are done with the properties of the cardiac muscle। रेफरेंसेस हैं बुक्स की जो आप कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी के लिए रेफर कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट, और HM लर्निंग्स को सब्सक्राइब करें। टिल देन कीप लर्निंग।